हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कब हुआ और किस प्रकार हुआ, वही इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो राष्ट्रवाद क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। राष्ट्रवाद मतलब कोई भी देश के नागरिक अपने देश के प्रति जो देशभक्ति जाहिर करते हैं या जो देशभक्ति दिखाते हैं देश के प्रति, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यूरोप है, वहाँ राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, यही इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति मतलब राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो थी वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति मतलब राष्ट्रवाद पहली बार सामने आया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। तो उस दौरान क्या हुआ था ऐसा जो हमें लगा कि राष्ट्रवाद है, ये अब आगे पढ़ने वाले हैं। क्रांति ने, जो फ्रांसीसी क्रांति थी, उसने यह घोषणा कर दी कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। मतलब जो लोग कहेंगे, जो वहाँ के लोग होंगे, उन्हीं के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उनकी नियति तय करेंगे। मतलब वही तय करेंगे कि क्या कदम, क्या कायदे कानून होंगे, फ्रांसीसी लोग ही तय करेंगे। और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने निम्न कदम उठाए। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया वो हम देखते हैं। नया फ्रांसीसी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा चुना गया, जिसने पुराने राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली। अब नया राष्ट्रीय ध्वज आ गया और पुराने को उसने जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर जनरल असेंबली कर दिया गया। जो चुनाव होते थे उसका, स्टेट जनरल के चुनाव, उसका नाम बदलकर जनरल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं और शहीदों का गुणगान हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक नई व्यवस्था लागू की गई जिसमें एक ही भूभाग में रहने वाले सभी लोगों के लिए समान कानून बनाए गए। एक ही जगह पर रहने वाले, एक ही क्षेत्र में रहने वाले, एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए समान कानून बनाए गए। मतलब एक जैसे कानून का निर्माण किया गया। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों तक पहुंची तो छात्र, शिक्षित मध्यवर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। अब जैकोबिन क्लब क्या है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन फ्रांसीसी शिक्षित वर्ग और छात्र जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। चलिए आगे देखते हैं। 1804 की नागरिक संहिता आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता था। जो 1804 में आई थी नागरिक संहिता, इसको हम नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं। जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को इसने समाप्त कर दिया गया। अब जन्म पर आधारित मतलब जो जन्म से दिए गए थे कि इसका पुत्र ये बनेगा या इसके पुत्र को ये अधिकार होंगे, उस चीज़ को समाप्त कर दिया गया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भी लागू किया गया। जहां फ्रांसीसी ने नियंत्रण जमा रखा था उन क्षेत्रों में भी इस संहिता को लागू कर दिया गया। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। कारीगरों के श्रेणी संघ के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है। आगे है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ। चलिए, जो आज जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जर्मनी है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, वे तब राजशाही डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। मतलब कुछ कैंट थे, कुछ डचियों के कब्जे में थे और कुछ ने राजाओं ने, राजशाहियों पर उसका कब्जा था। ठीक है, पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन था। निरंकुश यानी जिस पर किसी का मतलब अधिकार ना हो, जिस पर किसी का अंकुश ना हो, उसे निरंकुश कहते हैं। निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे पूर्वी और यूरोप, मध्य यूरोप। और इन इलाकों में तरह तरह के लोग, अलग अलग लोग रहा करते थे। हंगरी में आधे लोग म्यांमार भाषा बोलते थे, जबकि आधे लोग अलग अलग बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलीसियों में कुलीन वर्ग पॉलिश भाषा बोलते थे। गलीसिये जो थे उनमें कुछ वर्ग पॉलिश भाषा बोला करते थे। कुलीन वर्ग बनाम मध्य वर्ग। तो जो कुलीन वर्ग था वो वहाँ का सबसे ज़्यादा मशहूर, जो मालिकाना हक रखते थे, जिन पर ज़मीनों पर उनका अधिकार होता था, उन्हें वहाँ कुलीन वर्ग बोलते थे यूरोप में। वही सबसे बड़े वहाँ के
हुआ करते थे। ठीक है, तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से ज़मीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सबसे प्रभावशाली वर्ग था। इस वर्ग के लोग ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक हुआ करते थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा ये बोला करते थे, कुलीन वर्ग। ठीक है, इनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में संबंध स्थापित करते थे। नया मध्य वर्ग, अब जो मध्य वर्ग हमने बताया, इसके बाद नया मध्य वर्ग आया। इसमें क्या हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में यह 19वीं सदी के दौरान ही हुआ। औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियाँ लगाई जा रही थी, जो कि व्यापार बढ़ रहा था, उसको औद्योगिकरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप नया श्रमिक वर्ग सामने आया। श्रमिक वर्ग मतलब जो मजदूर वर्ग था, नया श्रमिक वर्ग वो सामने आया। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति, मतलब वही जो बिजनेसमैन, व्यापारी और सेवा के क्षेत्र लोगों से बना वर्ग था। कौन सा? श्रमिक वर्ग। चलिए आगे देखते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद, तो इसका क्या मतलब है? उदारवादी यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन के मूल शब्द लिबर पर आधारित है। इसका अर्थ है आज़ादी। मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक के रूप में उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति रूप से बनी हो। चलिए आगे है। फ्रांसीसी क्रांति होने के बाद उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति पर जोर देता था। जो उदारवाद वर्ग था, मतलब जो सोचते थे कि सबको समान अधिकार मिले, सभी नागरिकों को समान समझा जाए, उन्होंने क्या किया? निरंकुश शासक, मतलब जिस पर किसी का अंकुश ना हो, उन लोगों को, और जो पादरी वर्ग थे, मतलब जो कि अपना कंट्रोल जमाते थे चर्च वगैरह पर, जो चर्च में रहते थे पादरी, जो कि पूरे उस पर अपना अधिकार जमाते थे, उनके जो विशेष अधिकार जो उनको प्राप्त थे, उनको समाप्त कर दिया गया। चलिए अब अगला है 1815 के बाद नया रूढ़िवाद जो कि मतलब पुरानी परंपराओं को मानते हैं, उनको रूढ़िवाद कहते हैं। ठीक है, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित हो गई, मतलब पुरानी चीज़ों को मानने वाली बन गई। ठीक है, रूढ़िवादी लोगों का कहना था कि राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं, संस्थाएं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, जैसे चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार को बनाए रखना, ये सारी रूढ़िवादियों को फॉलो करने लगे। रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम पुराने उसमें मतलब वापसी करें, जो क्रांति का दौर था। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया और यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, प्रतिनिधियों ने 1815 की विपना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। क्रांतिकारी जो थे वो 1815 के बाद बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। अब वो क्या संगठन थे? उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्था का विरोध करने से था। ऐसा ही व्यक्ति था इटली का जियोसेपी मैत्सनी। उनका जन्म हुआ था 1807 में जेनेवा में, रियो डी जेनेवा। और आगे है जियोसेपी मैत्सनी कार्बोनारी के गुप्त संगठन का यही एक सदस्य था। अब कार्बोनारी क्या है वो हमें नहीं पता, अब जितना पता है उसका उतना बता रहे हैं। ठीक है, जियोसेपी मैत्सनी कार्बोनारी के गुप्त संगठन का ही एक सदस्य था। उनमें 2 भूमिगत संस्थानों की स्थापना की। उसने 2 भूमिगत संस्थानों की स्थापना की थी, जो थे मार्सेई के यंग इटली और वर्न में यंग यूरोप। ये 2 संस्थानों की
उसने स्थापना की थी। अजीब अजीब से नाम होते हैं, याद रखने में बहुत कठिनाई होगी, लेकिन कर लेना याद, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए अगला देखते हैं। इनके सदस्य थे पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले लोग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्रांतियों का युग। क्रांतियों का युग, जो क्रांतियाँ थीं उनका क्या युग था, क्या मतलब युग था, सेम ही। प्रथम विद्रोह फ्रांस में 1813 में हुआ। जो पहला विद्रोह या पहली लड़ाई जो थी फ्रांस में, जो 1830 में सामने आई थी। पूर्व के राजा जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया में सत्ता में लाया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका था। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित कर दिया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप था। लुई फिलिप। मेटरनिक ने एक बार टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। वाह क्या बात है, मेटरनिक ने ये बात बोली थी। अब जुलाई क्रांति में ब्रसेल्स में भी विद्रोह बढ़ गया था। ठीक है, बढ़ गया था, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। हाँ चलो हो गया। आगे है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं होता था। कला, कहानियाँ, काव्य, किस्सों और संगीत ने भी राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहायता दी। मतलब जो वहाँ देशभक्ति के गीत गाए गए, कहानियाँ सुनाई गई, काव्य रचे गए, कला दिखाई गई, तो ये सभी। ठीक है, जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाकी सब तो सब कुछ बेकार ही है। तो ऐसे ऐसे वहाँ पे गुणगान किया गया अपने यूरोपीय देशों के लिए। ये क्या आ गया, अबे हट। और क्या हुआ, रोमानीवाद को देखे, जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानीवाद, ठीक है, क्यों ही पढ़ रहे हैं इसके बारे में, तो मतलब भारत के बारे में पढ़ाओ तो कुछ इंटरेस्टिंग भी लगे, पर पढ़ना ज़रूरी है। चलिए, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। क्या हुआ था, भूख की कठिनाई हो गई थी और जन विद्रोह, मतलब लोगों ने विद्रोह कर दिया था, लोगों ने लड़ाई छेड़ दी थी। 1830 के दशक में ही यूरोप में बहुत बड़ी कठिनाइयों को लेकर सामने आया था। क्या आया था, 1830 का दशक। अब 19वीं सदी, साड़ी नहीं है, सदी है गाइस, 19वीं ये वाली सदी, ठीक है, 19वीं सदी के प्रथम भाग मतलब 19वीं सदी में पहले ही पूरे यूरोप में जनसंख्या वृद्धि हुई। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा होने लगे, बहुत सारी जनसंख्या बढ़ने लगी, क्योंकि युद्ध हो रहे थे। हाँ, बस युद्ध ही हो रहे थे। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद ज़्यादा थी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, तो नौकरी ढूंढने के लिए भी लोग अपने बच्चे पालने के लिए कुछ तो करते, इसलिए नौकरी ढूंढने के लिए तादाद ज़्यादा होने लगी। लेकिन रोज़गार के अवसर कम थे, जैसा कि हमेशा से होता है, जब जनसंख्या बढ़ती है तो रोज़गार कम हो जाता है, जैसा कि भारत में हो ही रहा है। और खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने लगे थे, खाने पीने की चीज़ें भी बढ़ने लगी थी, मतलब उनकी भी खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, दाम बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। किसी वर्ष फसल खराब होने से गांव और शहरों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। जब फसल खराब होती थी तो लोगों के पास कम पहुंचती थी, और कम पहुंचती थी तो वो महंगी ही होती थी। चलिए अब आगे है 1848 में उदारवादियों की क्रांति। इन्होंने क्या क्रांति कर दी कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी और बेरोजगारी, भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूरों ने विद्रोह कर रहे थे इस समय मध्यवर्गीय मतलब पढ़े लिखे लोगों की भी क्रांति हो रही थी। अब वो क्रांति क्या हुई थी, फरवरी 1948 में हुई घटना से राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अब क्यों छोड़नी पड़ी थी, चलिए, और उन्हें एक गणतंत्र की घोषणा करनी पड़ी थी। जो पहले चल रहा था राजा का शासन, ये वो
हाँ, तो उन्होंने गणतंत्र कर दिया, मतलब अब लोगों का शासन कर दिया। ठीक है, हाँ ठीक है। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का मुद्दा भी विवादास्पद रहा था कि लोगों महिलाओं को अधिकार दिए जाएं या ना दिए जाएं, क्योंकि जो लड़ाई हुई थी उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, तो उनके अधिकार तो उन्हें देने चाहिए थे। लेकिन क्यों ये लोग लड़ाई कर रहे थे, विवाद क्यों था इसमें, पता नहीं क्यों था, पर था, क्योंकि महिलाओं को हमेशा कम समझते थे और आज भी वही हालात हैं। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, मतलब आंदोलन में महिलाओं की भूमिका अच्छी थी, लेकिन जब उनको अधिकार देने की बात आई तो उसमें ये विवाद करने लगे। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन की स्थापना कर ली, बहुत बढ़िया चीज़। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव में मताधिकार से वंचित रखा गया, मतलब असेंबली के चुनाव में उनको मत देने का अधिकार नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जर्मनी और इटली का निर्माण। अब इनका निर्माण कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। हम क्या करेंगे जानकर, पर जानना पड़ेगा। चलिए जानते हैं। राज्य की सत्ता को बढ़ाने मतलब ज़्यादा राजनीति करने के लिए और यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादी मतलब वही जो पुराने परंपराओं को मानते थे, उन्होंने अक्सर राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने राष्ट्रवादी भावना को एक खंजर की तरह इस्तेमाल किया, और राष्ट्रवादी भावना थी, देशभक्ति की भावना थी, उन्होंने मध्यवर्गीय मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त हो गया था देशभक्ति। चलिए आगे देखते हैं, कितना बड़ा चैप्टर है ये। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हो गई। अब प्रशा क्या है, प्रशा, तो इसकी जीत हो गई। ठीक है, हो गई इसकी जीत। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। एकीकरण मतलब एक ही राष्ट्र, एक ही देशभक्त, एक ही देश, एक ही वो। एकीकरण, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई पूरे देश में। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। ये जर्मनी का सम्राट बन गया विलियम प्रथम। ठीक है, इसको याद रखना, अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें। और क्या हुआ था, जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता है। चलिए अगला है इटली। अब इटली का क्या हुआ था, इटली का हुआ ये था कि जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन मतलब राजनीतिक उतार चढ़ाव का लंबा इतिहास था इटली का भी। ठीक है, 19वीं सदी के मध्य में, मतलब 19वीं सदी के बीच में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। तो इसका उत्तरी भाग था ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था। ठीक है, मध्य इलाका पर पोप का शासक था। दक्षिणी क्षेत्र यूरोप के बुर्गो राजाओं के अधीन था। मतलब ये भी, मतलब इन लोगों को, इटली वाले लोगों पर भी आगे आने वाले लोगों ने शासक किया था, जैसे हम पर मुगलों और अंग्रेज़ों ने, साले अंग्रेज। चलिए तो आगे देखते हैं। 1930 के दशक में एक जूसेप मैत्सिनी, क्या नाम है, ने एकीकृत दीपावली तो नहीं होगा, कुछ और होगा। दीपावली कहाँ से आ गया, ये मिस्टेक है गाइस। एकीकृत गणराज्य के लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। ठीक है, उसने अपने उद्देश्य के प्रसार में इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया। गुप्त संगठन क्यों बनाया होगा, तो सैनिकों के अलावा जोसेपे मैत्सिनी, गैरीबल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा ले लिया। ठीक है, चलिए ले लिया। ब्रिटेन की अजीब दास्तां, तो क्या थी अजीब दास्तां, कुछ विद्वानों ने अजीब तर्क दिए। देखिए अजीब ही थे ये, तो इन्होंने अजीब तर्क दिए कि ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था, इन्होंने बोला कि वो कोई अचानक नहीं हुआ था और अचानक हुई उथल पुथल के क्रांति उसका परिणाम नहीं था, वो हमने बहुत सोच समझ के किया था, इनका ये कहना था। तो यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था, मतलब बहुत लंबी प्रक्रिया चलाई हमने, उसी का नतीजा था ब्रिटेन में राष्ट्रवाद।
एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। ठीक है, हाँ। तो आगे है, संसद के माध्यम से एक राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। कहाँ गया? जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। ठीक है, अब 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हो गया। किसमें? 1807 में। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में भी आ सकता है। 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हो गया। तो ग्रेट ब्रिटेन बन गया। राष्ट्र की दृश्य कल्पना मतलब देखने वाली कल्पना। चलिए, किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना तो सरल होता है, लेकिन एक राष्ट्र को कैसा चेहरा दे, यह एक चुनौती थी। जो अब सबसे पहले ऊपर पिक्चर है बुक में, वही एक दृश्य कल्पना है कि राष्ट्र मतलब उसमें एक मूर्ति है, पीछे लोग आ रहे हैं जो वो झेल रहे हैं, जो भी है। अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया, अर्थात उन्होंने एक देश को ऐसे चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। हाँ, वही 19वीं सदी में कलाकार बहुत उभर रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की थी, जिसमें एक वो भी चित्र था। चलिए, और क्या था? उस समय राष्ट्र को नारी वेश में चित्रित किया गया, जैसे कि भारत माता तो उनकी ब्रिटेन माता, ऐसे उन्होंने चित्रित किया गया था। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। जो नारी की छवि थी वही राष्ट्र की प्रतीक बन गई, राष्ट्र का एक रूप ले लिया उसने। उनके चिन्ह भी स्वतंत्र और गणतंत्र के थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी, मतलब हम लोगों से चुराया था इन्होंने। तो और क्या था? मरियम की प्रतिमाएं, इसकी प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, सार्वजनिक चौक पर लगाई गई, सार्वजनिक मतलब चौराहे वगैरह पर लगाई गई, ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। हाँ, चलिए, आ गई याद। और क्या हुआ था? मरियम की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की जाने लगी, मतलब जैसे गांधी जी की नोटों पर, और इसकी मरियम की भी सिक्कों पर आने लगी। इसी तरह जर्मेनिया और जर्मन राष्ट्र का भी रूपक बन गई। चलिए, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवाद तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में जातीय और भौगोलिक भिन्नता थी, मतलब अलग जातियों के लोग रहते थे, और भौगोलिक क्षेत्र मतलब अलग अलग ज़मीनों वाला क्षेत्र था। बाल्कन क्षेत्र का बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य का अधीन नियंत्रण में था। ऑटोमन साम्राज्य अगले चैप्टर में है। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य के आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधार करके मजबूत बनने का प्रयास किया, लेकिन इसको बहुत कम सफलता हासिल हुई। बाल्कन राज्य एक दूसरे से बहुत ईर्ष्या करते थे, जलन रखते थे। एक ही राज्य दूसरे राज्य से ईर्ष्या करते थे, जलन रखते थे। ये हर एक राज्य यह चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका उसके कब्जे में हो। वो तो आज भी चाहता है। ठीक है, चलिए, अब आता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदों की ओर ले गया। साम्राज्यवादी और प्रभुत्व का विरोध करने लगे। जो साम्राज्यवादी थे, मतलब जो चाहते थे कि सबको समान अधिकार मिले, वो विरोध करने लगे, और हर तरफ साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, जो चाहते थे कि सभी को समान अधिकार मिले, सभी राज्य मतलब राजा के अधीन ना हो, वोटों से चुना जाने लगे, जैसे लोकतंत्र राज्य बन जाए, वैसे वो लोग विरोध करने लगे थे। यह सभी विचार समाजों को राष्ट्रीय राज्यों की गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। सार्वभौम मतलब सबका ही मानना ये मान लिया गया। आगे देखते। ओह, ख़त्म, थैंक गॉड। तो गाइस, चैप्टर ख़त्म हो चुका है। बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत बोलते बोलते मुँह थक गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा।